अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 147 से नून लीगी उम्मीदवार ने 312 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार को 260 वोट पड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 100 वोट मिले हैं। खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं सईद भट्टी से। जी सईद, बताइएगा, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आना शुरू हो गए हैं, क्या रिजल्ट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये पंजाब असम्बली का हल्का है PP 206, जहाँ पर दिन भर जो है आज पोलिंग होती रही है। तो अब जो है गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस वक्त तक हमें 4 जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज मसूल हुए हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून को 509 वोटों के साथ लीड में आ गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने टोटल वोट जो है 1483 हासिल किए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार ने 974 वोट हासिल किए हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 169 वोट हासिल किए हैं। याद रहे कि ये रिजल्ट जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। जी अच्छा सईद, ये भी बताइएगा कि खानेवाल में इंतखाबी अमल का वक्त खत्म होने के बाद कुछ झगड़ा भी हुआ था पोलिंग स्टेशन नंबर 44 के बाहर, तो क्या सूरत हाल रही उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए ये खानेवाल मंडी का पोलिंग स्टेशन नंबर है 44, जहाँ पर तरीके लबैक और लीगी कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस और रेंजर ने फौरी तौर पर हालात को काबू में किया और जो मुजाहिरीन थे उनको फौरी तौर पर मुंतशिर किया है और काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सईद अपडेट करने के लिए। और गवादर में 32 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया है। मुजाहिरीन के तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं। गवादर को हक दो तहरीक के मुजाहिरीन समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने, मकरान में चेक पोस्टों के खात्मे और शहर को पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? गवादर में 32 दिन से इलाका मकीनों का जो है वो एहतजाज जारी था और धरने पर बैठे हुए थे। कई मरतबा जो हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगान गए, लेकिन जो है मुज़ाकरात ना हो सके, जिसके बाद जो है वजीर आजम ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए वजीर आला बलूचिस्तान को सख्ती से हिदायत की कि वो फौरी तौर पर जो है गवादर के जो लोग धरने पर बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने के हवाले से जो है वो इक़दाम करें, जिस पर वजीर आला जो है आज गवादर गए और उन्होंने खुद जाकर धरने में तमाम मुजाहिरीन के साथ जो है बैठ उनके जो मुतालबात थे उन्हें सुना और उसी जगह पर जो है उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी करवाई, जबकि जो मुतालबात थे तहरीरी तौर पर उस पर सिग्नेचर करके उन्होंने तमाम मुतालबात जो है मुतस्लीम करने की यकीन दहानी करवा दी, जिसमें जो गैर कानूनी ट्रॉलिंग हो रही थी उसका जो है वो सिलसिला अब रोक दिया जाएगा। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का जो तबादला है उन्होंने बताया कि वो पहले ही किया जा चुका है, बल्कि जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। गैर जरूरी चेक पोस्टें जो है उनका खात्मा किया जाएगा, जबकि जो चेक पोस्टें जरूरी है उनके हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मुख्तलिफ मकामात को देखेगी और हसास मकामात पर ही जो है सिर्फ चेक पोस्टें वो कायम की जाएंगी। साथ ही साथ जो वज़ीर आला जो है वो जिला गवादर के माहिगिरों की इमदाद के लिए खसूसी पैकेजेस जो है उनका भी ऐलान करेंगे, जबकि एक्सप्रेस वे मुतासरीन की री सर्विस। गवादर में 32 रोज से जारी धरना बिलाखिर खत्म हो गया है और मुजाहिरीन के तमाम तर मुतालिबात मान लिए गए हैं। बुशरा कमर हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ देर कबल वफाकी वजीर उमर असद ने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब से उसका भी ज़ाहिर पूछा था कि जो धरना था उसके क्या सूरत हाल है, तो वो कामयाबी से सूरत हाल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो आजकल के अंदर जो है वो धरना ख़त्म भी हो जाएगा और इस यकीन के साथ कि जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी की जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरी नजर आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन पर हत्क इज्जत का दावा दायर करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीउद्दीन के बनी गाला से मुतालिक बयान को उछाला गया। जहांगीर तरीन ने वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो काबिल मज़म्मत है।
किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन मामलात में निशाना बनाया जा रहा है। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई जो है वो करेंगे। और इस वक्त एक बहुत ही पाकिस्तान के शहरियों की इज़्ज़त नफ्स एक तरफ है और एक तरफ चंद लोगों का मुफाद एक तरफ है। अगर जहांगीर तरीन साहब से आप उस वक्त उनका बयान नशर करने से पहले पूछते कि क्या ये सही है और वो इनकार करते तो फिर वो एलिगेशन ना रहता। और इसके अलावा हम ना कुछ ज़्यादा चाहते हैं ना हम कुछ कम चाहते हैं, और जो आर्टिकल 9 है आइन का, उसकी इन्फोर्समेंट होना वो बहुत ज़रूरी है। जस्टिस वजीउद्दीन अपने बयान पर डट गए। एमकेएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने जो कुछ कहा वो सच है और इस पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। अदालतें आज़ाद है, कोई केस दायर करना चाहता है तो कर सकता है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने कहा, जहांगीर तरीन ने मेरी बात की तरदीद की है। इस तरह के अखराजात आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं और रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है कि अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते। लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने से मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबू साबू इंटरचेंज समेत दीगर आम शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं, जिससे शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा कि शहरी को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासिर हो रही है। ख़ास तौर पे धुंध के बायस जो है वो ये तमाम मुश्किलात हैं शहरियों को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो है वो 3 पर। यहाँ पर जो है वो मोटरवे की जानिब से M3 को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। समुंदरी से लाहौर से समुंदरी जाने वाली तमाम ट्रैफिक को जो है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से हदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद लाहौर से जो है वो दीगर शहरों को जाने वाली तमाम शाहराहों को जो है वो धुंध के बायस बंद कर दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे धुंध की वजह से हादसात से बचने के लिए तमाम मोटरवे की जानिब से जो हदायत की गई है। मोटरवे की जानिब से ये कहा गया है कि फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से जो है वो हादसात में कमी आएगी। और जब भी मोटरवे बंद किया जाता है तो दीगर शाहराएँ जो भी मोटरवे के साथ मुहल्का हैं उनको वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। जिस तरह से बाबू साबू इंटरचेंज है, काला शाह काकू इंटरचेंज है, इन तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लग चुकी हैं। शहरी जो है वो ठीक है, धुंध के बायस से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वकार, आपका बेहद शुक्रिया। जिला लोधरा में धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर 3 हादसात रोनुमा हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धुंध की वजह से ट्रॉलर आपस में टकरा गए हैं। दूसरे हादसे में 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया। आज़ाद कश्मीर किला के रावलाकोट में भी बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फ का मजा लेने सयाह होटल से बाहर निकल आए हैं। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। रावलाकोट में दर्जा हरारत -3 हो गया।
कराची के इलाके सरजानी बाबा मोड़ में औरत ने बच्ची समेत तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब तक खुदकुशी की क्या वजूहात सामने आई हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या इब्तिदाई तौर पर खुदकुशी करने की कोई वजूहात सामने आई हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये साइमा अरेबियन विलास है ब्लॉक बी, और अगर कैमरामैन देखूं तो वो तीसरी मंजिल है जहां से मुबैना तौर पे यहाँ के लोगों ने बताया है कि पहले बच्ची को फेंका गया और उसके बाद एक औरत जो इसका नाम मदिया रिपोर्ट हुआ है उसने छलांग लगाकर जो है यहाँ पर मुबैना तौर पे खुदकुशी की। ये वो स्पॉट है जहाँ पर उनकी जो लाशें हैं वो रखी हुई थी, बाद में रेस्क्यू किया गया। 20 मिनट लगे, ताहम एम्बुलेंस आई और इस वक्त वो अस्पताल में हैं और उनकी दीगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मगर अभी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अंदर मौजूद है। जो क्राइम सीन यूनिट वाले जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर तहकीकात कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना पुलिस कहती है कि कबल अज़ वक्त होगा, इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और मुख्तलिफ ज़ाविये से जो है इस मामले को देखा जाएगा। क्यों जी अली, हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। एनी शाहिद ने इस तमाम तर वाक़े पर क्या कहा है, पहले आपको ये भी दिखाते हैं। वैन से उतरा था ना तो मैंने देखा था कि वो पहले बच्चे को फेंका उन्होंने, फिर वो पेंटर जो थे ना वो भागते हुए आए, उनकी तरफ भागते हुए आए तो उनको कह रहे नहीं नहीं, तो वो खुद भी कूद गई। फिर रश जमा हो गया था, फिर उनको उठाने लगे। बच्चा तो पता नहीं मर गया होगा, उसका पूरा ये चीज़ पड़ गई थी। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जो एनी शाहिद बच्चा था उसने बताया कि पहले खातून ने बच्चे को फेंका और उसके बाद फिर खुद भी इमारत से छलांग लगाई। अली रज़ा, बताइएगा कि आपको क्या मालूमात हासिल हुई हैं अब तक? देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यही बताते हैं, यानी शाहिदीन ने जो देखा है वो ये बताते हैं कि पहले बच्चे को फेंका गया और उसके बाद जो है वो खातून ने छलांग लगाई। मगर हमने यहाँ पर दुकानदार जो कि नीचे रहते थे, जो दुकानदार उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अक्सर जो है ये अकेली अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर आती थी। हमने ये पूछा कि कोई और शख्स या कोई शौहर, तो उन्होंने बताया कि कभी हमने नहीं देखा इनको शौहर। अकेली खातून रह रही थी, रैंड का ये मकाम था। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसके बाद चीजें जो हैं वो वाज़ेह हो सकेगी। ताहम अच्छा, ये बताइएगा जो पड़ोसी हैं, जो आसपास के मोहल्लेदार हैं, वो क्या कहते हैं कि घरेलू हालात कैसे थे? जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो खातून तन्हा रहती थी। जी हाँ बिल्कुल, देखें रोज़गार नहीं था और अब तक जो मालूमात हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक यही चीज़ सामने आई है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मगर हतमी तौर पर जो है अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पुलिस कह रही है क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेट करना है। बहुत सारे अवामिल जो हैं इसके अंदर दखल अंदाज हो सकते हैं। चीज़ों को जो है तमाम शवाहिद को इस वक्त घर में जो मौजूद थे उनको भी उठाया गया है। रेंट का जिसने मामला कि कहीं दबाव तो नहीं था, कोई रेंटल इशू तो नहीं था, कोई किराएदार तो कोई दबाव नहीं डाल रहा था, इस हवाले से भी देखा जाएगा। तो दूसरी तरफ कोई और मामला तो इसके अंदर नहीं हो सकता, इस हवाले से भी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अली रज़ा, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 3 रोज इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वजारत दाखिला ने पीटीए को मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की हिदायत कर दी है। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक 17, 18, 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। वजारत दाखिला ने पीटीए को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन बंद रखने का फैसला किया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जुडिशल कमीशन इजलास 23 दिसंबर को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं अबरार स्टोरी से। जी अबरार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तब्दील का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जुडिशल कमीशन का इजलास 23 दिसंबर को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकरीरी पर गौर किया जाएगा। इजलास में एडवोकेट यूसुफ खान, एडवोकेट जनरल सदर पख्तूनख्वा शुमाइल अहमद भट्ट, एडवोकेट फहीम अली के नामों पर गौर किया जाएगा, जबकि एडवोकेट कामरान हयात, एडवोकेट नवीद अख्तर के नाम पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फजल सुबहान के नामों पर भी गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अबरार आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में अबरार।
सुप्रीम कोर्ट में सेक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2010 कल अदम करार देने से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, अपनी दी गई तजावीज़ में 2 वजाहतें पेश करना चाहता हूँ। जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाजिरी पर निकाला गया उन पर हमारी तजावीज़ का इतलाक नहीं होगा। अगर तमाम मुलाजमीन के वकला हुकूमती तजावीज़ की हिमायत करते हैं तो उन पर अमल होगा। अगर मुलाजमीन के वकला को हुकूमत की तजावीज़ पर इतराज़ है तो हम तजावीज़ वापस ले लेंगे, और अगर अदालत नजरसानी की अपील मंजूर नहीं करती तो तजावीज़ बरकरार हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब अपने दिमाग में ये बात रखें कि मौजूदा केस नजरसानी की हुदूद से बाहर निकल चुका है। मौजूदा केस में हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की है। अदालत ने रिमार्क दिए कि हुकूमत तकरीरों के इन उसूलों पर अमल करने की पाबंद है। तकरीरों में शफाफियत के लिए इज्तिहाद, टेस्ट और मेरिट जरूरी है। अदालती फैसले मौजूद हैं कि सरकारी महकमों में नौकरियों की बंदरबाड़ न हो। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बरतरफ मुलाजमीन से हमदर्दी है, मगर अदालत ने आइन व कानून को देखना है। हुकूमती तजावीज़ का जायजा लेंगे, लेकिन फैसला आइन व कानून के मुताबिक होगा। इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन की शराकत दारी पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी उमूर में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान जापान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को भी बढ़ाने का ख्वाहां है। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की ख़ितामी तकरीब का PN बॉर्ड कॉलेज लाहौर में इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश तवानाई, तिजारत और बेरोज़गारी के मसाइल को ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के ज़रिए हल किया जा सकता है। बहरहिंद के मुसाबकती माहौल में CPEC की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। मुल्क में मैरी टाइम सिक्योरिटी और मैरी टाइम सेक्टर की आगही के लिए पाक बहरिया की खिदमत काबिल तहसीन है। 9 दिन पर मुश्तमिल वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान और स्कॉलर्स ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि बरामदे शोबों में कैप्टिव पावर प्लांट सभी के पास बिजली के कनेक्शंस मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से उनको 9 सेंट की फ्लैट रेट की पेशकश की गई है। SNGPL नेटवर्क पर कुल 2300 सनतों से 1890 प्रोसेस इंडस्ट्रीज को गैस फराहम की जा रही है। कराची की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, पता नहीं हुकूमत गैस बचाकर कहां दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम्माद अज़हर कहते हैं 3 वक्त गैस मिलेगी, लेकिन कराची में गैस का बदतरीन बहरान है और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है, आइन के मुताबिक सूबा सिंध का अपनी सूबे से निकलने वाली गैस पर पहला हक है, लेकिन आज सूबा सिंध के घरों में गैस मुयसर नहीं है। जो ऐलान ये हम्माद अज़हर साहब ने खड़े होकर असम्बली में किया था कि हम एहसान करेंगे पाकिस्तानियों पर और 3 वक्त की गैस देंगे ताकि आप सुबह का नाश्ता बनाइए, दोपहर का खाना बनाइए और रात का खाना बनाइए, लेकिन वो वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ। और आज ना सुबह के नाश्ते के लिए गैस होती है, न दोपहर के खाने के लिए गैस होती है और न ही रात के खाने के लिए गैस होती है। कराची शहर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको गैस की फराहमी सिफर कर दी गई है, बिल्कुल सिफर। किसी किस्म की गैस उनको फराहम नहीं की जा रही। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर के नर्स पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ नर्सेज ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाइस अस्पताल की इमरजेंसी 2 घंटों तक बंद रही। सीनियर डॉक्टर्स ने नर्सेज से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराया। इस दौरान सैकड़ों मरीज इमरजेंसी के बाहर तड़पते रहे। APS के शोहदा की 7वीं बरसी के मौके पर जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में कुरान पानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। अमी TLP साद हुसैन रज़वी का कहना था कि 7 बरस गुजर गए, मगर अलमनाक वाक़या आज तक पूरी कौम के जहनों में है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में क्रिसमस और नए साल की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में क्रिसमस और नए साल की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल, उज़मा कारदार और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर मोहसिन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। हम किसी भी
شعبے سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے اگر انسانیت کو نکال دیتے ہیں تو بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان نکلا ہے انس سے، اور انس کا مطلب محبت ہے۔ مسلم کرسچن برادری کا یہ یکجہتی بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں۔ وائس چیئرمین علماء کونسل علامہ زبیر کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب رواداری کا درس دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گریبان میں دیکھیں گے، اپنے ضمیر پہ نظر دوڑائیں گے، اپنی زندگی کو دیکھیں گے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے آپ کتنے اچھے یا کتنے برے انسان ہیں۔ تقریب کے اختتام پر کرسمس اور نئے سال کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرہ مین اویس راجپوت کے ساتھ میاں شعیب احمد، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ افغانستان میں 20 سال کی کوششوں کے باوجود امریکہ اور اتحادیوں کو جنگ میں شکست کی ہوئی۔ امریکہ نے تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا۔ تحقیقاتی کمیشن امریکی کانگریس کے 16 اراکین پر مشتمل ہے، جسے $768 ارب کے سالانہ دفاعی بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، جسے ایوان نمائندگان کے بعد امریکی سینٹ نے بھی منظور کیا ہے۔ کمیشن کے ارکان کو 3 سال میں امریکی شکست کی وجوہات کا پتہ چلانا ہوگا۔ امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے سعودی عرب میں حجر اسود ورچوئل انیشیٹو کا افتتاح کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل تجربات کی مدد سے حجر اسود کو آن لائن دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کرنا ہے۔ امام کعبہ نے کہا کہ احساس کے ساتھ ورچوئل طریقے سے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کرنا ہوگا، تاکہ جو لوگ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حجر اسود پر نظر ڈالیں تو وہ خود کو مسجد الحرم میں خانہ کعبہ کے سامنے محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد اس حوالے سے اپنا خواب پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرام میں مسجد نبوی عظیم دینی اور تاریخی خزانوں سے مالا مال ہے۔ سعودی حکومت حجر اسود اور اس کے اطراف کے مناظر ورچوئل سسٹم سے دکھانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔